नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे प्रशिक्षु। आज आपको हम अधिगम के जो पक्ष होते हैं, लर्निंग डोमेन्स कहते हैं, इन्हीं को ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। यह आप लोगों ने जब पाठ्य योजना देखो आपको पढ़ाई थी तो उद्देश्य बताए थे। उद्देश्य में दो प्रकार के उद्देश्य बताए थे। एक जो है आपको सामान्य उद्देश्य बताए थे और एक विशिष्ट उद्देश्य बताए थे। तो उन्हीं उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम ने किया है और ये टेट में आए हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो उन्हीं के उद्देश्यों के हिसाब से आपको बनाया है। तो सुनिए, इसी को BS ब्लूम का सिद्धांत के भी नाम से कहते हैं। तो ब्लूम ने कहा था कि प्राणी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ चरणों में गुजरना पड़ता है और इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का अर्थ बताया कि बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना। जैसे अधिगम क्या है? अधिगम बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना, उसी से शिक्षा के उद्देश्य को उन्होंने लिया है। तो शिक्षा के उद्देश्य को उन्होंने बताया है कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो अगर क्वेश्चन आता है कितने उद्देश्य बताए, तो 2 उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य को ही अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? ये उद्देश्य जो होते हैं विषय के अंतर्गत होते हैं। ये उद्देश्य प्रतिदिन नहीं प्राप्त होते बल्कि किसी विषय की पहली कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ने से प्राप्त होते। जैसे आपको सामान्य उद्देश्य बताया, जैसे मान लो आपको हमने विज्ञान की पाठ्य योजना बताई, तो विज्ञान की पाठ्य योजना में क्या बताया आपको कि हिंदी विषय के प्रति छात्रों को जागरूक करना, तर्क शक्ति बढ़ाना, चिंतन शक्ति बढ़ाना, मनन शक्ति बढ़ाना। इस प्रकार से तो ये एक दिन में नहीं होता, ये प्रतिदिन लगभग चलते रहते हैं विषय के अंतर्गत। और विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में आपको बताया था कि ये जो आप प्रकरण लेते हैं उससे संबंधित होते हैं या मेन टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो ये उद्देश्य उस विषय के प्रकरण से संबंधित होते हैं। इसकी प्रकृति क्या होती है? मनोवैज्ञानिक होती है। हर बच्चे को अपने हिसाब से ये प्राप्त होते हैं। जैसे आपको विशिष्ट उद्देश्य में आपको ज्ञानात्मक, बोधात्मक, है ना, और क्रियात्मक पक्ष बताए। तो क्या विषय से छात्र इसके विषय में जान सकेंगे, समझ सकेंगे, है ना, कर सकेंगे। ये आपको लिखा होगा। तो ये प्रकरण से संबंधित होते हैं, तो इनको आगे हम आपको बता रहे हैं। तो विशिष्ट उद्देश्यों के प्रकार में इनको लर्निंग डोमेन्स बोलते हैं या सीखने के क्षेत्र बताते हैं। तो बेंजामिन ब्लूम व उनके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन किया और इन्होंने 3 डोमेन बताए। कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, जैसे ज्ञानात्मक को ही संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, कॉग्निटिव अंग्रेजी में बोलते हैं। और ये मानसिक प्रणाली होती है, मन से क्या होता है, थिंकिंग, सोच से होता है। और याद रखने का डोमेन से भी कहते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष को 1956 में, याद रखना कि ब्लूम ने कब दिया था संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष? 1956 में ब्लूम ने दिया था और संज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा था। संज्ञान मतलब नॉलेज से है, ठीक है ना। तो इसमें इसको 6 वर्गों में कौन से बांटे? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आपको जो हमने टेस्ट लिया था तो उसमें आया था, देखो आपने जो है 2018 के TT का जब परीक्षा लिया था उसको आप देखिएगा, उसमें सीधे इसका सीरियल पूछ लिया था, क्रम से लगाइए, इसको 6 दे दिए गए थे। तो ज्ञान का मतलब क्या है? आपको स्मृति से मतलब है, चिंतन से मतलब है, चिंतन पक्ष देता है, नॉलेज है। जैसे आपको जैसे शुरू में पढ़ाया जाता है, जैसे A फॉर एप्पल पढ़ा दिया गया, तो एप्पल का आपको ज्ञान हो गया, है ना। लेकिन एप्पल में क्या होता है ये नहीं आता है। फिर थोड़े दिन बाद बोध हुआ, समझ आई कि A फॉर एप्पल, एप्पल एक फल है और फल में क्या क्या उसमें होते हैं, प्रयोग किया। फिर आपने उसको प्रैक्टिकल किया, मतलब अर्थात खाया, किया, यूज किया, है ना, खा के देखा कि उसका मीठा होता है, टेस्ट होता है। उसका विश्लेषण किया कि इसमें कौन कौन सी विटामिन हो सकती है, आयरन हो सकता है ना। फिर संश्लेषण किया, फिर आपने सोचा, बनाया और फिर आपने मूल्यांकन किया कि ये सेब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इस प्रकार से 6 स्टेप। जैसे आपको कोई मोबाइल आपको नहीं अभी आपके हाथ में है मोबाइल, जैसे आपने कोई मान लो आपने पूछ लिया कि MI का अच्छा है कि ओप्पो का अच्छा है कि वीवो का अच्छा है, तो आपने अभी आपको ज्ञान में आ रहा है कि MI का वीडियो अच्छा है। उसके बाद उसकी जब आपने लोगों को देखा, जानकर उसकी समझ इकट्ठा की कि MI का अच्छा है, फिर उसको आपने जब ले लिया तो उसका प्रयोग किया, तो चलाया, है ना, विश्लेषण एनालिसिस किया, सब ऐप से देखे, सब कुछ देखा। फिर उसको आपने संश्लेषित किया कि हाँ बढ़िया, और मूल्यांकन किया गया बहुत बढ़िया मोबाइल है, अच्छा है कि अच्छा है, इसका फीडबैक अच्छा है कि नहीं, कि इसकी बैटरी पावर अच्छी है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये 6 पक्ष होते हैं, इनको सीरियल से रटना है।
कोई ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं आता, बिल्कुल सीरियल से या पूछ लेंगे ब्लूम ने कितने पक्ष दिए थे या कितने वर्गों में बांटा है, ये पूछ सकते हैं। ज़्यादा भीतरी डीपली नहीं इसमें पूछा जाता है। अब दूसरा आता है भावात्मक पक्ष, इसी को एफेक्टिव डोमेन्स बोलते हैं, ये सस्ती डोमेन भी कहलाता है और इसी को फीलिंग कहते हैं। भाव मतलब फील्स। तो भावात्मक पक्ष के रूप में 1964 में, ध्यान रखना 1964 में ब्लूम और कर्थवाल और मसीहा, यहाँ पर 3 लोग हैं, ब्लूम, कर्थवाल, मसीहा ने प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखना ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्ष में ब्लूम है और कर्थवाल, मसीहा भावात्मक पक्ष में केवल है। इसमें छात्रों के भावात्मक पक्ष को देखा जाता है, भाव को, मनोवृत्ति से मतलब होता है उसे कैसे भाव आते हैं, क्या उसके अंदर फीलिंग आ रही है। इसको भी 6 वर्गों में उन्होंने बांटा है। किसी किसी किताब में 5 वर्ग दिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य मेन किताब है उसमें 6 वर्ग ही बांटे गए हैं। कौन से 6 वर्ग हैं? कैसे है? रिसीविंग, ग्रहण करना, दूसरा प्रतिक्रिया करना, तीसरा अनुमूलन करना, चौथा विचारण करना, विचारना, और 5वां व्यवस्था करना, 6वां चरित्रीकरण। तो ये सबसे पहले आप किसी चीज को रिसीव करेंगे, फिर रिसीव करने के बाद क्या उस पर प्रतिक्रिया करेंगे, कैसी है, अच्छी है, खराब है, फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, कितनी वैल्यू है, फिर थिंकिंग करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर आप करेक्टराइज करेंगे। तो ये इस प्रकार से इसके भी 6 चरण हैं। अब आता है तीसरा क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव थ्योरी या इसको साइकोमोटर मोटर भी बोलते हैं। इसको डूइंग, करने से होता है। ये शारीरिक मतलब जो शरीर से आप क्रिया करते हैं, शारीरिक कौशल इसको कहता है। तो क्रियात्मक पक्ष का प्रतिपादन 1966 ईस्वी में, कहीं कहीं 1972 भी लिख दिया गया है, तो मेन हमने 1966 पढ़ा है। तो सिम्पसन ने इसको प्रतिपादित किया था। याद रखना क्रियात्मक पक्ष को किसने प्रतिपादित किया था? तो सिम्पसन ने 1966 में। इसके भी 6 वर्गों में बांटा है। 6 वर्ग बिल्कुल याद कर लीजिए, उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत्य कौशल। ठीक है ना? तो ये आपको 6 बिल्कुल दिमाग में रखना है सीरियलबद्ध, कौन कौन से पहले आते हैं। तो इन तीनों पक्षों का आधार 3 इसके शिक्षण सूत्र हैं। कौन से? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। मतलब स्थूल जो बड़ी है, बड़ी चीज को जैसे बताया गया, उसके बाद नीचे याद रही है, जैसे माउंटेन पढ़ाया है, माउंटेन के बाद में फिर जियोग्राफी, तमाम चीजें, छोटी छोटी बातें बताते जाते हैं छोटे के उत्तर। और सरल से पहले छोटा पढ़ा दिया, फिर बड़े से पढ़ाया, तो सरल से कठिन 2 यहाँ पर शिक्षण सूत्र को लागू किया गया है। ब्लूम ने जो है शिक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्य है उनको परिभाषित किया है। क्या सुनिए उनका? उन्होंने कहना है कि विशिष्ट उद्देश्य वो लक्ष्य मात्र ही नहीं होते जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है या अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, अपितु ये मूल्यांकन की प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। विशिष्ट करने में, स्पेशलाइजेशन करने में ये सहायक होते हैं। तो अब ब्लूम के बाद जो है ब्लूम का संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ। तो ये इनके एक पूर्व छात्र थे लारिन एंडरसन। लारिन एंडरसन जो है 90 के दशक में, 1990 के आसपास जो है सीखने के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक डोमेन पर दोबारा गौर किया और कुछ परिवर्तन करे। जैसे 2 बड़े परिवर्तन किए। पहला, उन्होंने श्रेणियों के नामों की संज्ञा से क्रिया रूप में बदल दिया, मतलब जो नाउन से वर्ब कर दिया, क्रिया रूप में बदल दिया, और कुछ ऊपर नीचे कर दिया, उनमें कुछ फेरबदल कर दिया। डेविस ने इसकी परिभाषा दी है कि सीखने के उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार का परिवर्तन वर्णन है। तो ये जो लारिन एंडरसन ने दिया था 6, ये है, देखिए याद कर लीजिए। तो उसमें पहला आता है क्या? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इन्होंने उल्टा सीधा कर दिया। तो यहाँ ज्ञान को याद आती, ठीक है ना, समझ वैसे रख दिया, है ना। ज्ञान, बोध, प्रयोग, प्रयोग को लागू करना, मतलब लागू करना प्रयोग से मतलब हो गया। विश्लेषण वैसे रख दिया और मूल्यांकन पहले की दिया और बाद में सिंथेसिस को बनाना कर दिया, है ना। तो ये सीधे दोनों बदल दिया। तो इस प्रकार से ये 6 इनका है। तो आपने ब्लूम का टैक्सोनॉमी सुना और इसको ध्यान में रख लीजिए। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है टेट, सुपर टेट में, इसलिए इसको आपको बनाया इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, और कोई इसमें आपको नई चीज़ समझ में आ रही हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।